नमस्कार। देश रोजाना में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है प्राइम टाइम का। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उसमें मुख्य हैं, बात प्रदेश और देश की सियासत की होगी, बात मनरेगा की करेंगे। इसके साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि भारत के पड़ोसी देश को बार बार भूकंप का सामना करना पड़ रहा है। सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले नज़र सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर की बात, विपक्षी गठबंधन पर हुई चर्चा। तमिलनाडु पिछले 24 घंटे में चेन्नई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, स्कूलों में छुट्टी घोषित। राजधानी दिल्ली बनी गैस चैम्बर, हवा में घुला प्रदूषण का जहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के भी पार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार अलर्ट, निर्माण स्टोन क्रशर पर बैन, ग्रेफ 3 लागू। नेपाल में देर रात आए तेज भूकंप के झटके, मरने वालों की संख्या 128 के पार, कई लोग घायल भी हैं। पाकिस्तान में आतंकी हमला, मियांवाली ने PAF एयरबेस में घुसकर फिदायीन हमला व भीषण गोलीबारी जारी है। अब खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले प्रदेश की, जहां 2024 के सियासी रण के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और इसका उदाहरण सत्ता पर आसीन बीजेपी की तैयारियों से देखा जा सकता है। तब ही तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में आकर चुनावी बिगुल फूंका और कई लोक लुभावन घोषणाओं का भी ऐलान किया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ सकते हैं। दरअसल 15 नवंबर के आसपास प्रधानमंत्री मोदी के प्रदेश आने का कार्यक्रम तय होने की संभावना है। इसकी पीएमओ की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख तो घोषित नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी में जुट गई है, या यूं कहिए कि तैयारियां करने लगी है। दरअसल रेवाड़ी के बनने वाले देश के 22वें एम्स का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा आधा दर्जन से भी ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी हो सकती है। गौरतलब है, साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश को एम्स का तोहफा दिया था। हालांकि इस पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि एम्स के लिए बनी जमीन पर विवाद है। प्रदेश सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भी रेवाड़ी आने की हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश आने पर कई परियोजनाओं और शिलान्यास की शुरुआत भी कर सकते हैं। आगामी चुनावों को लेकर केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी तैयारियों में है। तभी तो प्रदेश के पूर्व सीएम हुड्डा हर दिन कोई ऐसा लोक लुभावन घोषणा करते हैं जिसकी चर्चा चारों तरफ होती है। लगता है उनकी इस चुनावी रणनीति का असर भी हो रहा है। जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डिप्टी सीएम बनाने का ब्राह्मण वर्ग से वादा कर दिया है, तो लगता है ब्राह्मण वर्ग भी उनकी इस लोक लुभावनी घोषणा से खुश हो गया है। तभी तो प्रदेश भर के ब्राह्मण नेताओं ने आने वाले चुनाव में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ आवास पर पहुंचकर 25 अलग अलग संस्थाओं और संगठनों के ब्राह्मण नेताओं ने हुड्डा के लिए अपने समर्थन का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी, जेजेपी समेत कई पार्टियों के दर्जनों नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली। हुड्डा ने भी सभी का पार्टी में स्वागत किया और उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि ब्राह्मण समेत तमाम वर्गों की तरफ से कांग्रेस को जो समर्थन मिल रहा है वह अभूतपूर्व है। वह समर्थन को एक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं। प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनने पर वे समाज के प्रत्येक वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व और विकास सुनिश्चित करेंगे। बहरहाल हुड्डा जी के बयान किसी और पर क्या असर होता है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनके बयान का असर जिस पर होना चाहिए था वो तो हो ही गया है। यानी कि अपनी इस सियासी
चाल में कामयाब हो गए हैं, तभी तो उनको समर्थन मिल रहा है। लेकिन उनका यह बयान बोतल की उस जिन्न की तरह है जो शायद चुनाव होने के बाद ही बोतल के अंदर आएगा। इस बयान को लेकर अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में तीखी तू में भी हो चुकी है। तो अब अनिल विज को उस फटकार पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सुलगता जवाब दे दिया है। आइए जानते हैं क्या क्या है उन्होंने। वो तो मैंने बता दिया था, आगरा में तैयार है। मैं सोच रहा था ऑपरेशन कराया, ठीक हो गए, लेकिन कुछ है वो आगरा के लिए उनके तैयार है, आगरा जाएंगे। आगरा उनकी कमरा तैयार है, आगरा जाने की तैयारी कर रहे हैं वो। 4 डिप्टी सीएम बनाने की जो बात आपने कही है, इसको दूसरी पार्टी के लोग क्या कहते हैं वो तो अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं वो फैसला ही नहीं हुआ। 19 में भी मैंने कह रखा था और आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। अब बात देश की सियासत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान पीएम ने कांग्रेस को झूठ का पुलिंदा बताते हुए महादेव बैटिंग ऐप मामले का जिक्र किया। पीएम ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जनता के भरोसे को तोड़ने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, बच्चों की नौकरियों से बाहर करना, पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया है। कांग्रेस के नेता लूट के पैसे से अपना घर भर रहे हैं, तभी तो पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात बोल रहा है, 30% टक्का आपका काम पक्का। पैसा जुआ खेलने वालों का है, गरीबों को लूटा है। महादेव ऐप के जरिए सबको पता है कि इस ऐप के तार कहां कहां तक जुड़े हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भी बौखला गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने ऐलान किया कि मुफ्त में राशन योजना को 5 साल और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 13 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री के तमाम आरोप पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, एजेंसियां चुनाव लड़ रही हैं और यह सभी भाजपा के पक्ष में काम कर रही हैं। मुझे बदनाम किया जा रहा है, बीजेपी वालों को कोई शर्म नहीं है, बीजेपी मुझसे डर गई है, इसलिए मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम कर रही है। अब बात उस खबर की करेंगे जो ग्रामीणों के लिए खुशी लेकर आई है। दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड को जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में इस रोजगार में भारी गिरावट देखी गई थी। खबरों के मुताबिक नरेगा में फंड के खर्चे को में बढ़त दर्ज की गई है, क्योंकि अब ये पैसा बढ़ा दिया गया है। अतिरिक्त फंड जो है नए सिरे से जारी कर दिया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार संसद के अगले सत्र में सरकार से फंड लेगी। गौरतलब है कि वित्त साल में खराब बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में रोजगार का संकट रहा। सरकार ने मनरेगा के तहत 7,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया था, जो शीतकालीन सत्र से पहले ही खत्म, यानी कि 95% तक इस्तेमाल भी कर लिया गया है। ऐसे में मनरेगा की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को रिलीज कर दिया है। खास बात यह है कि वित्त वर्ष 2024 में केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत आवंटित होने वाले बजट में भी बड़ी कटौती करके इसे 88,000 करोड़ रुपए से घटाकर 60,000 करोड़ कर दिया गया था। हालांकि इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि जरूरत पड़ने पर सरकार और फंड का प्रावधान करेगी। अब भूकंप पर एक विश्लेषण। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में शुक्रवार रात तेज भूकंप आया। नेपाल में भी अयोध्यापुरी से करीब 227 किलोमीटर उत्तर और काठमांडू से
331 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप का केंद्र था। हिमालय की गोद में बसा नेपाल देश जो एक पर्यटक स्थल भी है, क्यों वहाँ की धरती बार बार हिलती है, क्यों वहाँ की धरती वहाँ के लोगों पर कहर बरपाती है, जिससे हर बार काल का ग्रास, काफ़ी संख्या में लोग हर बार काल का ग्रास बनते हैं। वहाँ रहने वाले लोग, इस बार भी नेपाल की धरती इस कदर हिली कि 128 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है, हजारों लोग घायल हो गए हैं। 3 नवंबर 2023 शुक्रवार की रात 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप नेपाल में आया। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने अपने पड़ोसी देश भारत की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर के कई राज्यों तक इसके झटकों को महसूस किया गया। नेपाल में भूकंप के झटके रात 11:32 पर आए। कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। अपनी जान बचाने के लिए घरों से लोगों को बाहर भागना पड़ा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, अक्सर इस तरह के भूकंप के झटकों का सामना नेपाल करता ही रहता है। साल 2015 के भूकंप की तबाही, जिसमें 8000 से भी ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई थी, नेपाल में इस तरह का भूकंप बार बार आना कई सवाल तो पैदा करता ही है। इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नेपाल की लोकेशन और इसके भूगोल में छिपा हुआ है जवाब। नेपाल में मात्र 17% इलाका ही समतल है, यानी एक जैसा है। बाकी के इलाके या तो पहाड़ी है या फिर जंगल है। समतल इलाके को तराई के तौर पर जाना जाता है, तो वहाँ इसके ऊपर से उत्तर पर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। नेपाल अगर इस तरह के भूकंप के झटकों को झेलता है तो इसके लिए हमें जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र को खंगालना पड़ेगा। दरअसल पृथ्वी की परत यानी क्रस्ट बड़ी नहीं टेक्टोनिक प्लेटों से बना हुआ है। इस भूभाग में ही धरती के सभी महाद्वीपीय शामिल हैं। इस टेक्टोनिक प्लेटों में लगातार गतिविधि रहती है, यानी ये हिलती रहती हैं और एक दूसरे से टकराती रहती हैं। ऐसे ही 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे पर नेपाल बसा हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशियन प्लेट के बीच में नेपाल की लोकेशन है। जब इन दोनों प्लेटों की टक्कर होती है तो नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। हर साल 5 सेंटीमीटर की दर से दोनों प्लेट एक दूसरे पर चढ़ रही हैं, जिसकी वजह से बार बार नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। हालांकि यह रफ्तार कम नज़र आती है, लेकिन इसका असर इतना ज़्यादा होता है दोनों प्लेटों की टक्कर की वजह से। 5 करोड़ साल पहले हिमालय के पहाड़ बने थे। नेपाल की एक बड़ी मुसीबत यहाँ की कमज़ोर इमारतें भी है, जो भूकंप के तेज झटकों को नहीं झेल पाती। और यही कारण है कि जब भी भूकंप आता है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। जान माल दोनों का ही बेहद नुकसान होता है। नेपाल की स्थिति को सभी को समझने की ज़रूरत है। विकास के नाम पर हो रही ज़रूरत से ज़्यादा जंगलों की कटाई को रोकना होगा, नहीं तो तबाही के मंजर हर दिन देखने को मिलते ही रहेंगे। चलिए, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और बात होगी उन खबरों की, उन मुद्दों की जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।